सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। मैं शालिग्राम तिवारी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजगीर से आप सभी के समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आइए प्रस्तुत कालांश में हम सभी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कक्षा 9वीं के क्षितिज अंग से चंद्रग्रहण से लौटती बेर नामक कविता की व्याख्या पर चर्चा करेंगे, जिसके रचनाकार हिंदी साहित्य के प्रगतिवादी विचारधारा से संबंध रखने वाले कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। प्यारे बच्चों, आइए सर्वप्रथम हम केदारनाथ अग्रवाल जी के जीवन से परिचित हो जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंतर्गत कमासिन गांव में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय में हुई। ये पेशे से वैसे वकील थे और प्रगतिवादी विचारधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रगतिवादी विचारधारा से तात्पर्य है कि सभी वर्ग, जिसे हम समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग देखते हैं, मजदूर वर्ग या अन्य जितने भी काम करने वाले वर्ग हैं, जिनका शोषण किया जाता है उच्च वर्गों के द्वारा, उनका भी समान रूप से विकास हो, वो भी समान रूप से प्रगति करें, ऐसी भावनाओं के साथ रचना करने वाले कवियों की विचारधारा को प्रगतिवादी विचारधारा कहते हैं। तो जन सामान्य के संघर्ष और प्रकृति के अंतर्गत सौंदर्य, ये दोनों ही इनकी कविताओं का मुख्य विषय, मुख्य क्षेत्र रहा है, मुख्य प्रतिपाद्य रहा है। सन 2000 में केदारनाथ अग्रवाल जी का देहावसान हो गया। आइए बच्चों, हम केदारनाथ अग्रवाल जी के कुछ प्रमुख रचनाओं से अवगत हो जाते हैं। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी आदि इन्होंने रचनाएं की। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा साथ ही साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम प्रस्तुत काव्य के सारांश से परिचित हो जाते हैं। चंद्रग्रहण से लौटती बेर का सारांश। इस कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग व्यक्त हुआ है। अनुराग से तात्पर्य है प्रेम, लगाव। वे चंद्रग्रहण नामक स्थान से लौट रहे हैं और लौटते हुए उनके किसान मन में, अर्थात वो भी ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े और किसानों की जीवन शैली से परिचित व्यक्तित्व रहे हैं, तो उनके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनके आसपास का प्राकृतिक परिवेश, वातावरण सहज रूप से आकर्षित कर लेता है। तो उन्हें वहाँ एक ठीगना चना दिखता है, मतलब बौना, छोटा सा। वैसे भी पौधे का, चने के पौधे का जो आकार होता है वह छोटा सा होता है अन्य की तुलना में। तो उन्हें एक ठीगना चने का पौधा दिखता है, जिसके सर पर गुलाबी फूल पगड़ी के समान लग रहा है। यहाँ पर बिल्कुल सभी को एक प्रतीक के रूप में लिया गया है। रूपक अलंकार का आपको यहाँ बहुतायत प्रयोग देखने को मिलेगा, जो कि उस पौधे के ऊपर गुलाबी रंग का फूल पगड़ी का काम कर रहा है। तो वह पूरे का पूरा चने का पौधा ऐसे लग रहा है मानो वह दूल्हा हो और सज धज कर तैयार खड़ा हो। और वहीं पास में अलसी का पौधा है। अक्सर खेतों में साथ ही साथ अन्य पौधे भी उग आते हैं, जो सुंदर युवती की भांति कवि को प्रतीत हो रहा है। और खेत में सरसों का पौधा, कवि उसे ऐसा बताना चाह रहे हैं कि वो विवाह के योग्य लड़की के समान तैयार हो चुकी है।
खेतों के समीप से रेल भी होकर गुजरती है और पास में तालाब की भी शोभा देखते ही बनती है। तालाब के किनारे पर पत्थर पड़े हुए हैं। मछली की ताक में बगुला चुपचाप खड़ा है। दूर सारस पक्षी के जोड़े का स्वर सुनाई दे रहा है। यह सब कवि का मन मोह लेता है, अर्थात वे ऐसी चीज़ों से भी, प्रकृति के ऐसे तत्वों से भी सौंदर्य का आभास कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, जो आमतौर पर संभव नहीं हो पाता। तो इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति हुई। सृजनात्मकता अर्थात रचनात्मक, क्रिएटिविटी, जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती हैं। अर्थात वो शहर के विकास और चकाचौंध में अपने ग्रामीण या प्रकृति के सुंदरता या उन खुशियों को भूलना नहीं चाहते, उन्हें बचाकर रखना चाहते हैं अपनी परंपरा के अनुसार के जैसे। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त की गई है। दोनों को संतुलित रूप से बनाकर चलने से ही मनुष्य अपने जीवन में खुश रह सकता है, यह बताने का प्रयास कवि ने किया है। आइए बच्चों, हम कविता के प्रथम पद की ओर चलते हैं, उसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। देख आया चंद्रग्रहणा, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत पर मैं बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह ठिग नाचना, बांधे मुरैठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं उसे मैं हृदय का दान। तो प्यारे बच्चों, आइए हम प्रस्तुत अंश में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ से परिचित हो जाते हैं। ठिगना अर्थात नाटा, छोटा। मुरैठा अर्थात पगड़ी को कहा जाता है। हठीली जिद्दी। सयानी अर्थात बड़ी या समझदार। ब्याह मंडप शादी का मंडप। फाग होली पर्व के आसपास गाए जाने वाले लोकगीत को फाग कहा जाता है। आइए बच्चों, अब हम इसके व्याख्या खंड की ओर आगे बढ़ते हैं। देख आया चंद्रग्रहणा, देखता हूँ दृश्य अब मैं। कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि मैं शहर के विकास और उसके चकाचौंध में बहुत ज़्यादा उलझ चुका था और अपने वास्तविक जीवन को, मन की शांति को जो गांवों में या प्रकृति के बीच मिलती है, उसे मैं भूल चुका था। तो इस नाते उसे याद करने के लिए, उसे स्मृति में लाने के लिए मैं पुनः उस जीवन को फिर से जीने के लिए चंद्रग्रहणा नामक गांव गया था और उसे देखकर मैं वापस लौट रहा हूँ। तो देखता हूँ दृश्य अब मैं, लौटते लौटते भी अब यह दृश्य मेरे मस्तिष्क में है, क्योंकि मैंने गांव में वही परिवेश अभी जिया था, देखा था। तो लौट कर भी मैं चारों तरफ वही दृश्य देखना चाह रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। क्या देखता हूँ मैं? देखता हूँ दृश्य अब मैं इधर चारों ओर ऐसा दृश्य देख रहा हूँ। कहाँ पर? मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कह रहे हैं कि मैं इन क्षणों को अपने जीवन से ओझल नहीं होने देना चाहता, इसलिए खेत की मेड़ पर, अर्थात मेड़ से तात्पर्य है कि दो खेतों के बीच में अंतराल रखने के लिए एक सीमांकन की जाती है, उसे हम मेड़ कहते हैं। मिट्टी का ऊंचा रास्ता बनाया जाता है, उसे मेड़ कहते हैं। तो लौटते समय कवि एक खेत की मेड़ पर अकेले बैठकर गांव के सौंदर्य को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर अकेला शब्द बहुत कुछ बताता है। क्या? कि
कवि के हृदय को या किसी भी को सुंदरता का अनुभव उस अकेलेपन में ही हो पाता है। यदि काव्य सृजन करना हो तो कवि के लिए सबसे सुंदर स्थान होता है कोई भी अकेलापन। अक्सर कवि हृदय रखने वाले जो रचनाकार होते हैं वो घूमने के लिए रेल का सफ़र, फिर अन्य गांवों में, प्रकृति में, पर्वतों, झील, नदियों के किनारे अकेले ही जाना पसंद करते हैं। तो इसलिए वो अकेला शब्द यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। कवि हृदय को अकेलापन, अपनी दुनिया, अपनी कल्पना में ही नई काव्य रचना रचने को मिलता है। तो वो अकेले बैठकर गांव के सौंदर्य को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। आगे की पंक्तियों में ज़्यादातर पौधों की तुलना अलग अलग वेशभूषा वाले आदमियों से की गई है। कवि आगे बता रहे हैं उसका अन्य प्रकार के रूपकों से तुलना करते हैं। क्या कि एक बीते के बराबर बीते, अर्थात हम हाथों से, उंगलियों की मदद से, अंगूठे और अन्य बीच की उंगली मध्यमा से हम नाप लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक बीते के बराबर कहते हैं। ये हरा ठिगना चना, ये जो हरे रंग का अर्थात अभी परिपक्व होने को तैयार हो रहा है, और ठिगना चना बहुत ही छोटा है साइज में, आकार में। तो चने का पौधा ऐसे लग रहा है जैसे एक ठिगना सा आदमी, छोटा सा आदमी, बांधे मुरैठा शीश पर, वो उसने अपने सिर पर मुरैठा अर्थात पगड़ी बांध ली हो। एक छोटा आदमी गुलाबी रंग का पगड़ी बांधे, तो गुलाबी फूल की पगड़ी बांधकर सज धज कर खड़ा है। तो छोटे गुलाबी फूल का, छोटे रंग का, आप चित्र में देख रहे हैं, फूलों के साथ जो आपको चने का पौधा नजर आ रहा है, और नीचे एक दूल्हे राजा जो हैं गुलाबी पगड़ी के साथ सज धज कर तैयार खड़े हैं। तो उससे वो तुलना कर रहे हैं चने का पौधा मानो इस व्यक्ति के जैसा, एक व्यक्ति के जैसा जो बिल्कुल अब विवाह मंडप पर जाने के लिए तैयार खड़ा है, परंतु अभी वर्तमान में आप सभी जान रहे हैं लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण बेचारा अभी कुछ कर नहीं पा रहा है, इसलिए सज धज कर चुपचाप खड़ा है, इंतजार कर रहा है। तो कवि यही कहना चाह रहे हैं कि चने का पौधा बिल्कुल जो आकार में अभी बहुत छोटा है, हरा है, और अपने सिर पर गुलाबी रंग का फूल का पगड़ी बांध कर सज धज कर विवाह मंडप की ओर जाने को तैयार खड़ा है। आइए बच्चों आगे की पंक्तियों को देखते हैं। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। तो आप सभी देख रहे हैं कि अलसी का यह पौधा जो बिल्कुल बहुत ही लुभावनी और सुहावनी फूलों के साथ, श्यामल फूलों के साथ आपको नज़र आ रहा है, जो लचीली झुकी हुई थोड़ी हवा की झोंकों के साथ ही वह झुक जाया करती है, तो ऐसा वह नज़र आ रहा है। तो अक्सर चने के खेत में ही कहीं एक दो दाने पड़ जाने से तीसी या अलसी के बीज भी बो दिए जाते हैं ताकि उनके साथ में कुछ इनकी भी फसल हो जाए। तो अलसी ऐसे लग रही है तो पास ही मिलकर उगी है। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि पास में चने की बीजों के साथ ही लगकर उग गई है। बीच में अलसी हठीली, यह हठीली है, जिद्दी है, इसे वास्तव में खेती की गई, बीज बोया गया चने का, लेकिन यह जिद्दपूर्वक साथ में आ गई, इसलिए कवि ने कहा कि यह जबरदस्ती उगाई है। तो बीच में अलसी हठीली। अब इसके आभा को, सौंदर्य का या इसके स्वरूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं देह की पतली, इसका शरीर बहुत ही पतला सा है, कमर की है लचीली, कमर इतनी लचीली है कि हवा का झोंका आए और यह बिल्कुल ढहकर चने के पौधे के समीप लग जाता है, उसके साथ सटकर खड़े हो जाता है। तो ये कवि इसकी तुलना कर रहे हैं कि अलसी ऐसे लग रही है जैसे चने की ही बगल में हट करके खड़ी हो गई और अपनी कामनी काया, अर्थात यह है कि वह विवाह के योग्य तैयार हो चुकी है और लचीली कमर के साथ
उसने बालों में नीले फूल लगा रखे, नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर अपने सिर पर उसने नीले रंग का फूल बालों के बीच में अटका रखा हो, लगा रखा हो। तो वह नीले रंग का फूल बिल्कुल उस गुलाबी पगड़ी के साथ खड़े चने को भी आकृष्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। और वह नीले फूल के साथ युक्त जो अलसी है वह कह रही है कि जो इससे छू ले, जो छुए यह, जो इस फूल को छू ले, क्योंकि वह आकार में, हाइट में, ऊंचाई में तो चने से ज़्यादा बड़ी है। तो वह कह रही है चिढ़ाने के नाम से कि जो इस फूल को छू लेगा, दूं हृदय का दान उसको, उसको ही मैं अपना मन हृदय समर्पित कर दूंगी। ऐसा करके अलसी का जो पौधा है वह बयान कर रही है। तो कवि उसे एक दुल्हन, एक नई युवती के रूप में, नव युवती के रूप में दर्शाना चाह रहे हैं कि अब यह विवाह के योग्य अलसी का पौधा भी हो गया है, जिसके लिए योग्य वर बिल्कुल पास में ही सज धज कर तैयार हो चुका है। तो आइए बच्चों, अब हम प्रस्तुत काव्य में आए सौंदर्य को देखते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल ने प्रकृति की ओर ध्यान आकर्षित करने का सफल प्रयास किया है और प्रकृति को जीवन का अभिन्न अंग स्वीकारा है, अर्थात उसके बगैर हमारे जीवन जो है बेरंग हो जाएगा। भाषा आपने देखा, कुछ तत्सम शब्द भी आपको नजर आया। देशज शब्दावली, ठिगना, ऐसे मुरैठा, ये सब शब्द आंचलिक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। अंचल अर्थात स्थान विशेष में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं बोलचाल में, उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। देशज ऐसे शब्द जो अधिकांशतः ध्वन्यात्मक होते हैं और अपने ही देश परिवेश में, देश काल में बोले जाते हैं। और तत्सम शब्द से आप परिचित हैं कि वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों के जैसा हो, अर्थात संस्कृत के जो शब्द ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्दावली से युक्त खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, जो बोलचाल की ही भाषा है, आसानी से समझ में आने योग्य है। शैली आपने देखा, मुक्तक छंद की शैली है, जिसमें किसी भी प्रकार के मात्राओं या वर्णों की बाध्यता नहीं है, उनकी गणना की बाध्यता नहीं है। श्रृंगार रस का बिल्कुल सुंदर उदाहरण है यह। बांधे मुरैठा शीश पर सजकर खड़ा है में आप मानवीकरण अलंकार देख सकते हैं, जहाँ निर्जीव पदार्थों के द्वारा या प्रकृति के किसी तत्व के द्वारा मानव से संबंधित कार्यों का किया जाना या सजीवों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसको आरोपित किया जाए तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। तो आगे, छोटे गुलाबी फूल का, तो यह रूपक अलंकार दर्शा रहा है आपको कि उसे पगड़ी के का रूपक दिया गया है। एवं नीले फूले फूल को, तो फ वर्ण की आवृत्ति से यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा आपको देखने को मिल रहा है। एक बीते के बराबर में लाक्षणिक प्रयोग से आपको यहाँ मुहावरे की झलक मिल सकती है, अर्थात बहुत ही आकार में बहुत ही छोटा। गुण बिल्कुल माधुर्य गुण है, क्योंकि मधुरता, विवाह संबंधित मधुरता और उस संबंध का उल्लेख किया गया है, जिसके कारण ये काव्य गुण माधुर्य के अंतर्गत आएगा। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि प्रस्तुत कालांश आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।